Hello everyone, this is Sunil Juni physicist and welcome back at my YouTube channel TMBB Physics Classes। पिछले लेक्चर में अपन ने प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तनांक के बारे में डिटेल से स्टडी कर लिया था एंड आज के लेक्चर में अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब भी कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाता है तो प्रकाश की जो अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब के पास आ जाती है। किसमें? सघन में जाने पर पास आती है। इसका उल्टा करेंगे, अगर सघन से विरल में जा रही है यानी पहला माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम विरल है तो क्या होगा? प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी यानी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वही यहाँ देखते हैं। तो यहाँ मैंने ये एक पृथककारी पृष्ठ ले लिया है x डैश। इसके नीचे का जो मीडियम लिया है वो डेंसर लिया यानी सघन लिया है, जिसका अपवर्तनांक मैंने ND लिख दिया। ठीक है, N अपवर्तनांक को शो करता है और डेंसर के लिए मैंने D लगा दिया सघन के लिए। ठीक, और इसके जो ऊपर का जो मीडियम लिया है वो मैंने रेयर मीडियम लिया यानी विरल माध्यम लिया है, जिसको NR से रिप्रेजेंट किया। इसका ये अपवर्तनांक है। क्लियर? तो अब अगर मैं इस सघन माध्यम में से प्रकाश की किरण को विरल में भेजूं यानी इस माध्यम से प्रकाश की किरण को किस में भेजूं? विरल में भेजूं, तो जब अपवर्तन होगा तो क्या होगा? अभिलंब से किरण दूर हटेगी। अभिलंब से अपवर्तित किरण थोड़ी सी दूर हट जाएगी। चलिए देखते हैं। तो ये मान लीजिए इसका अभिलंब है। ठीक है, ये अभिलंब लिया मैंने और यहां पर एक प्रकाश की किरण इस तरीके से भेज रहा हूं मैं। ये एक प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही है। ठीक है, इंसिडेंट रे है यहाँ पर। ठीक है, इंसिडेंट रे यहाँ पर सपोज कर लीजिए एंगल बन रहा है आई। तो क्या होगा? जानी ऐसे चाहिए थी ये किरण इस तरीके से, लेकिन अपवर्तन की वजह से अभिलंब से दूर हटेगी क्योंकि मीडियम कौन सा है? विरल है। तो ये प्रकाश की किरण अब इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो R अपवर्तन कोण कहलाएगा। इसको लिख देता हूँ अपवर्तन कोण। ठीक, और ये कौन सी किरण हो गई? अपवर्तित रे यानी आपके पास रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। ठीक, अब देखो प्रैक्टिकली देखा गया कि जैसे जैसे इस आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे अपन इस आपतन कोण यानी कि I का मान बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे इस R का मान भी बढ़ता है। यानी जैसे जैसे अपन अभिलंब से ये कोण ज्यादा लेंगे वैसे वैसे इस R का मान भी बढ़ेगा। और R का मान बढ़ेगा मतलब क्या हुआ? ये जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से ज्यादा कोण बनाती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया। तब एक ऐसा जब प्रैक्टिकली किया गया तो एक ऐसा कोण आया, एक ऐसा विशेष आपतन कोण आया जिस पर इस अपवर्तन कोण का मान यानी R का मान 90 हो जाता है। कितना हो जाता है? 90। देखिए जरा डायग्राम से। ऐसी कंडीशन है कि यहां मान लीजिए अभिलंब हो गया N डैश। ठीक है, और मैंने I का मान बढ़ाता गया तो बढ़ाते हुए एक ऐसा मान आया मेरे पास इस तरीके से। यहां पर ये I का ऐसा मान आया मेरे पास, यहाँ I का मान आया, जिसके लिए क्या हुआ भाई साहब? जिसके लिए ये जो किरण है वो R बराबर 90 डिग्री पर अपवर्तित हुई। यानी एक I का ऐसा मान आया जिस पर ये जो आपतन कोण है वो कितना हो गया? अपवर्तन कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। यानी R का मान कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। अर्थात जो अपवर्तित किरण है यानी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किसके समानांतर हो गई? पृथककारी पृष्ठ के समानांतर हो गई। ठीक है, इस I के विशेष मान को बोला जाता है अपने क्रांतिक कोण। क्या बोला जाता है? क्रांतिक कोण, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उसी की वजह से यहां पर थीटा C से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर जो I का मान है वो वास्तव में क्या हुआ भाई? I इक्वल टू लिख सकता हूं थीटा C, यानी ये क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, फिर प्रैक्टिकली देखा गया कि अगर मैं इस आपतित किरण का मान इस आपतित किरण को और इस तरीके से भेजूं कि आपतन कोण का मान इस थीटा C से ज्यादा हो जाए। क्या बोल रहा हूं मैं? कि अब की बार अगर मैं इस आपतित किरण को इस तरीके से भेजूं कि I का मान यानी आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा? तब क्या होगा? हम जानते हैं कि I बढ़ाते हैं तो R भी बढ़ता है। तो देखो अभी ऑलमोस्ट ये 90 डिग्री है और अगर इस I को बढ़ाऊंगा तो ये R भी 90 से ज्यादा होगा। 90 से जब ज्यादा होगा R, तब आपके पास किरण पुनः इसी मीडियम में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी घटना को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डायग्राम से समझना आपको। ये आपके पास हो गया अभिलंब। ठीक है, और मैं अब की बार एक प्रकाश की किरण इस तरीके से भेज रहा हूं जहां पर जो I का मान है वो ग्रेटर देन ले रहा हूं थीटा
सी, यानी अब की बार आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा ले रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में आर का मान भी 90 से ज्यादा होगा, और जब आर का मान 90 से ज्यादा होगा तो किरण कुछ इस तरीके से इसी मीडियम में लौट आएगी, यानी आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर आई और आई इधर भी आई बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस घटना को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूरी तरीके से किरण वापस उसी मीडियम में लौट आती है। ठीक है, तो यहां पर दो घटनाएं हुई है। पहली घटना है क्रांतिक कोण की स्थिति वाली, दूसरी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति वाली। क्रांतिक कोण में क्या हुआ, आपतन कोण का एक ऐसा विशेष मान है जो कि न्यूनतम मान है, जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो गया 90 डिग्री, और अपवर्तित किरण किसके समानांतर हो गई, पृथककारी पृष्ठ के, तो वो तो हो गया विशिष्ट कोण जिसका नाम देंगे अपन क्रांतिक कोण। और एक अगली घटना है जिसमें अगर आपतन कोण का मान यानी आई का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कोण पर भेजें, तो ऐसी कंडीशन में प्रकाश की किरण विरल माध्यम में ना जाते हुए सघन से सघन में ही लौट आती है, यानी जिस माध्यम से गई थी उसी में पुनः लौट आती है। इस घटना को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में यहां दर्शा रखा है। ठीक है, इस घटना के लिए याद रखना आर का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक, अब देख इधर, अगर मान ले ऐसी घटना नहीं होती तो ये किरण आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, तो ये कैसे जाती भाई, ये आपके पास ये आर ग्रेटर देन 90 डिग्री लिख दिया यहां पर। देख बेटा, अगर ये पूर्ण घटना नहीं होती तो ये किरण इस तरीके से जाती। ठीक है, लेकिन गई कैसे, यहां से गई है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो कोण कहलाएगा वो विचलन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विचलन कोण। तो ऐसी कंडीशन में विचलन का मान अगर निकालना चाहें तो कितना होगा विचलन के लिए, तो यहां मैं अलग से लिख देता हूं डेल्टा इज इक्वल टू, तो विचलन कैसे निकाला जाता है, टोटल यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो ये मुझे निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इस पूरे 180 में से अगर इन दोनों कोणों को जोड़ के घटा दूं तो काम बन जाएगा। तो टोटल कितना होता है 180। ठीक है, माइनस निकाल रहा हूं कौन सा, ये आई है तो ये भी आई है, क्योंकि परावर्तन का रूल होता है, तो आई और आई मिलाकर कितना हो गया 2i, तो ये आपके पास विचलन कोण हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में। पूछ सकते हैं आपको कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में विचलन कोण का मान निकालिए, तो आपको 180 में से 2i को घटाना है, जहां i क्या है, यहां पर जो आपतन कोण है जो कि थीटा सी से ज्यादा है। और इस कंडीशन के लिए विचलन निकालते हैं, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू, चलिए इसके लिए देखो, अगर ये ऐसी घटना नहीं होती तो ये किरण इस तरीके से जाती, तो यहां पर जो कोण बन रहा है वो विचलन कोण बन रहा है, तो इसका मान कितना आएगा, टोटल कितना है 90 है। 90 में से अगर मैं इस आर का मान घटा देता हूं, सॉरी यहां पर देखिए ये टोटल 90 है, और इसकी बात करूं तो शीर्ष अभिमुख कोण से यहां पर कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, थीटा सी के बराबर है। तो अगर मैं इस टोटल 90 में से आई सी घटा देता हूं तो ये एंगल आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूं 90 डिग्री माइनस थीटा सी, यहां पर ये विचलन कोण होगा। ये आपके पास क्रांतिक कोण की स्थिति में है, और ये विचलन कोण कौन सी स्थिति में है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में। क्लियर, चलो अब इसके बारे में अपन परिभाषा लिख लेते हैं। तो भाई क्रांतिक कोण क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से, सघन से किस में जा रही हो, विरल में, तो आपतन कोण का वह विशेष न्यूनतम मान जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, आपके पास क्रांतिक कोण कहलाता है। और ऐसी स्थिति में अपवर्तित किरण किधर हो जाती है, पृथककारी पृष्ठ के समांतर हो जाती है। क्लियर, तो ये लिख लेते हैं पहले क्रांतिक कोण की परिभाषा। ठीक है, यानी यहां पर आई जो होगा उसी को लिखा जाता है थीटा सी, क्रांतिक कोण। ठीक भाई, तो ये क्रांतिक कोण कहलाता है। अब अगर क्रांतिक कोण की बात करें तो क्रांतिक कोण की स्थिति में अगर स्नेल का नियम लगा दे दोनों सतहों के लिए, सॉरी दोनों मीडियम के लिए इस सतह के ऊपर, तो स्नेल का नियम लगाने से देखो अपने को कुछ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले गेन होंगे, तो वो आपके पास न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। तो देखते हैं कौन से होते हैं, तो लिखता हूं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम अपवर्तन का सेकंड रूल है, तो लगा लीजिए स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कितना होता है n2 बटा n1। तो n2 यानी दूसरा मीडियम कौन सा है, ये पहला मीडियम है, इधर से प्रकाश जा रहा है, और ये दूसरा मीडियम तो nr ऊपर आ जाएगा, तो nr बटा में आ जाएगा nd, क्योंकि पहला मीडियम d है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं n1, इसमें लिख देता हूं n2, तो n2 का मान nr रख दिया। ठीक है, पक्षांतर कर लीजिए, हम जानते हैं r का मान कितना होगा इस जगह पर, r का मान होगा 90 डिग्री, तो r का मान यहां रख दीजिए और i का मान यहां रख दीजिए, तो क्या आएगा वैल्यू,
यहाँ से वैल्यू बन जाएगा, देखो आई का मान लिख रहा हूँ थीटा सी और आर का मान लिख रहा हूँ 90, तो साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ पर बटा में 1 आ जाएगा, तो यहाँ से बन गया साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन डी। तो यहाँ पर नया जो रिजल्ट है याद रखना, साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन डी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये किसके लिए है भाई साहब? ये आपके पास क्रांतिक कोण ज्ञात करने का सूत्र है। साइन थीटा सी, थीटा सी यहां से निकाल सकते हो कैसे? साइन को उधर भेज दो तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो या करके ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग यहां पर साइन इनवर्स, या सॉरी थीटा सी बराबर साइन इनवर्स और बन जाएगा एन आर अपॉन एन डी। ये रिजल्ट तुम्हारे पास आ गया। ये दो रिजल्ट है, आपको याद रखना है। ठीक, अब यहां पर आती है थीटा सी की निर्भरता, यानी कि ये जो क्रांतिक कोण आपने पढ़ा है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो फॉर्मूला देखिए आराम से, फॉर्मूले में देखिए थीटा सी किन पर निर्भर कर रहा है कि जो मीडियम लिए गए हैं उनके अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अपवर्तनांक खुद दो चीजों पर निर्भर करता है। किन किन पर? कि एक तो आपके पास माध्यम कौन सा है, दूसरा तापमान क्या है, तीसरा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या आ रहा है। यानी अपवर्तनांक खुद किस पर निर्भर करता है? माध्यम के तापमान पर और तरंग दैर्घ्य पर। तो इसका मतलब यहां पर यह बोल सकते हैं कि जो क्रांतिक कोण है वो भी दो चीजों पर निर्भर, तीन चीजों पर निर्भर करेगा। एक तो अपवर्तनांक पर, माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, एक तरंग दैर्घ्य और एक टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं थीटा सी की निर्भरता तो तीन चीजों पर निर्भर करता है। पहला माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और तीसरा टेम्परेचर। तो फटाफट से निर्भरता में लिख लेते हैं अपन। तीन चीजों पर निर्भर करता है, माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि n पर, ठीक है, दूसरा आपके पास प्रकाश के तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा पर, और तीसरा निर्भर करता है तापमान को बोला जाता है कैपिटल T। अब ये किस प्रकार से निर्भर करता है? तो यानी लेमडा और अपवर्तनांक में संबंध बता रहा हूं। तो अपन ने कल पढ़ा था इस तरीके से फॉर्मूला कि n1 अपॉन n2 बराबर होता है लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, यानी उल्टे होते हैं, लेमडा और अपवर्तनांक उल्टा होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मान लीजिए इधर प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो लेमडा आर है, सॉरी लेमडा डी है, और इधर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लेमडा आर है, तो यहां से रिजल्ट क्या बन जाएगा? यहां से रिजल्ट फाइनली बनेगा तुम्हारे पास साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन डी इक्वल टू लेमडा डी अपॉन लेमडा आर। ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। और इसी से अपन वेग भी निकाल सकते हैं। वेग के लिए भी हो जाएगा वी डी अपॉन वी आर। मान ले कि इस मीडियम के अंदर वेग है वी आर, ठीक है, और इस मीडियम में वेग है मान ले वी डी। ठीक है, तो ये फाइनली तुम्हारे पास ये रिजल्ट काम आएगा। जो आपके पास अगर अपर लेवल की प्रॉब्लम्स आती है तो ये फॉर्मूला काम में आना है। ठीक है, अब इसी की विशेष स्थिति और लेते हैं अपन, जिसमें क्या होगा भाई कि अगर मान लीजिए जो विरल माध्यम है वो आप निर्वात ले लो, तो निर्वात के लिए जो एनआर का मान उस समय 1 ले लेंगे, तो इसका एक नया फॉर्मूला और बन जाएगा जो मैं यहां बना रहा हूं इस जगह। ठीक है, तो विशेष स्थिति करके लिख लेता हूं यहां पर, विशेष स्थिति में क्या लिख रहा हूं? यदि विरल माध्यम निर्वात हो, यदि विरल माध्यम निर्वात लिया जाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में निर्वात के लिए एनआर का मान कितना ले लूंगा? इक्वल टू 1 रख दूंगा। चलिए 1 ले लिया, तो यहां रख दीजिए एनआर का मान 1, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा यहां पर या इस जगह किसी में? तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 रखा जाएगा एनआर का, तो अपॉन क्या हो जाएगा? एन डी, और जहां एन डी वास्तव में क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक, जो भी माध्यम होगा। तो फाइनली तुम्हारे पास ये रिजल्ट और आ गया। तो क्या क्या आपको याद रखना है सब लोग फटाफट से देखते। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, और एक ये इंपॉर्टेंट, और एक फाइनली आपके पास ये इंपॉर्टेंट। तो 3 फॉर्मूले याद रख लीजिए आप। सबसे जनरल फॉर्मूला ये
फिर अगर आप लेमडा और वेग में भी संबंध निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला, और विशेष स्थिति में यदि केवल निर्वात लिया जाए विरल माध्यम में, यानी वायु ले लिया या निर्वात ले लिया, तो उस कंडीशन में केवल आपको साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n लगाना है, जहां n दिए गए माध्यम का क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। ठीक है भाई, तो अभी तक अपन ने पढ़ा केवल क्रांतिक कोण के बारे में। अब इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अब लिखते हैं अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। तो हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंग्लिश में बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या TIR भी बोला जाता है शॉर्ट में इसको। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। तो क्या होगा, वही बात है, प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाती है तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में ना जाते हुए पुनः सघन माध्यम में ही लौट आती है। इस घटना को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो लिख लेंगे, जब कहलाता है, देखिए क्या परिभाषा लिखा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाना, ये शर्त है इसकी एक तरीके से कि सघन से हमेशा किस में जाना चाहिए, विरल में। अगर विरल से सघन में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कदापि नहीं होगा। कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है, तब यदि आपतन कोण का मान यानी आई का मान इज ग्रेटर देन थीटा सी, यानी आई का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में प्रकाश विरल माध्यम में यानी इस ऊपर वाले मीडियम में नहीं जाकर पुनः उसी मीडियम में यानी सघन माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां पर देखिए शर्त क्या हुई, शर्त दो हो गई। नंबर 1 शर्त है कि हमेशा कहां से कहां जाना चाहिए, सघन से विरल की ओर जाना चाहिए, और नंबर 2 शर्त यहां पर है कि आई का जो मान है वो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल से होना चाहिए। तो यहां शर्त लिख देता हूं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या है, इंपॉर्टेंट शर्त या कंडीशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो शर्त क्या है, पहली पॉइंट कि हमेशा प्रकाश सघन से किस में जाना चाहिए, विरल में। विरल में यानी यहां सीधा सीधा लिख सकता हूं सघन, और तीर का निशान लगा के लिख दिया मैंने विरल, यानी सघन से किस में जाना चाहिए, विरल में। और 2 नंबर शर्त में मैं लिख सकता हूं कि आपतन कोण आई ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, यानी हमेशा जो ये आई यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये 2 शर्तें इसकी। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके रिलेटेड, तो IMP पॉइंट्स जो आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता है, तो क्या होगा, देख जरा, देखो 2 तो शर्त हो गई। अब देख इधर, ये कौन सा मीडियम हो गया, नीचे का सघन, और ऊपर वाला कौन सा हुआ, विरल। यानी जो यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी प्रकाश जो परावर्तित हो रहा है वो किस मीडियम से किस में हो रहा है, सघन से विरल में हो रहा है। तो यहां पर जो मीडियम हो गया वो विरल है। तो जब कभी भी प्रकाश का परावर्तन विरल से होता है, तब परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश की जो कला होती है वो सेम टू सेम रहती है, समान रहती है, अर्थात कोई भी कलांतर उत्पन्न नहीं होता है। यह आपको 11th में पढ़ा था। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला पॉइंट हो गया कि जो परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश है उसमें कलांतर उत्पन्न नहीं होता है। तो लिख देता हूं अपवर्तित प्रकाश, अपवर्तित या बोल सकते हैं परावर्तित, दोनों ये यहां पर बोल सकते हैं इसको। अपवर्तित या परावर्तित प्रकाश की कला समान रहती है, समान बनी रहती है, यानी जो कला इधर वाले प्रकाश की थी वही वापस आने वाले प्रकाश की रहेगी, अर्थात कलांतर कितना हो गया, फाई इक्वल टू 0, कलांतर 0 हो गया यहां पर। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट कि यहां पर देखिए बिल्कुल भी प्रकाश उस मीडियम में नहीं जा रहा, जितना प्रकाश इधर से गया था उतना ही वापस इधर ही आ गया। तो इसका मतलब यहां पर प्रकाश की तीव्रता में कोई हानि नहीं होती है। तो दूसरा पॉइंट हो गया प्रकाश की तीव्रता में कोई विशेष हानि नहीं होती है, विशेष हानि नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, अगर तीव्रता में हानि नहीं है तो अगर
किसी भी वस्तु का इधर प्रतिबिंब बनाना हो तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा, बिल्कुल तीव्र होगा यानी चमकीला बनेगा। तो बोल दूंगा इस घटना के द्वारा बने प्रतिबिंब दर्पण व लेंस की तुलना में अधिक चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तीव्रता में कोई हानि नहीं होगी, और तीव्रता में जब हानि नहीं होगी तो न तो ऊर्जा में हानि होगी और न ही प्रकाश के आयाम में हानि होगी, ठीक है। और इस घटना के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की जो चमक होगी वो लेंस और दर्पण की तुलना में ज्यादा होगी। इसका कारण यह है कि लेंस और जो दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है उसमें कुछ ना कोई कहां पर अवशोषण और अपवर्तन जरूर होता है, जिसकी वजह से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी तीव्रता थोड़ी वीक प्राप्त होती है अपने को, ठीक है। तो ये सब राइट डाउन कर लीजिए। अब इसके बेसिस पे अपन जो दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग है वो पढ़ेंगे। तो पहले इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब अपन क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपके एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 11 के एग्जांपल है 11.10, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, यदि हीरे के पदार्थ का अपवर्तनांक 2.42 है, यानी आपको अपवर्तनांक दे रखा है, किसका दे रखा है भाई, हीरे का। तो गिवन में लिख देता हूं, गिवन में आपको अपवर्तनांक जिसको अपन n से लिखते हैं बराबर दे रखा है 2.42, ठीक है भाई। तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो फाइंड आउट में क्या करना है आपको, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण निकालना है। क्रांतिक कोण को लिखा जाता है थीटा सी से, ठीक है। तो ये आपको निकालना है बस। तो आराम से समझिए, ये मान ले एक हीरा और डायमंड हो, ये एक हीरा है, ठीक है। तो इसके पदार्थ का अपवर्तनांक यहां पर दे रखा है, और बाहर कौन सा माध्यम हो गया भाई, निर्वात हो गया, ठीक है, जो कि विरल माध्यम है। ये क्या हो गया, कांच हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्रांतिक कोण निकालना है। चलिए भाई सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्रांतिक कोण के लिए अपने पास फॉर्मूला है, देखो निर्वात दिया हुआ है तो अपने विशेष जो स्थिति में फॉर्मूला बनाया था, कौन सा बनाया था, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n। ये काम में आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए रख लीजिए, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n, n की वैल्यू है 2.42। तो यहां पर अपन निकाल सकते हैं, देखो आपने को थीटा सी का मान निकालना, तो साइन को उधर भेज दीजिए इन्वर्स करके। तो साइन इनवर्स और अंदर आ जाएगा 1/2.42। देखिए यहां तक भी आंसर मिल गया आपका। लेकिन अगर आप बात करें तो हीरे के लिए देखो, जो क्रांतिक कोण होता है वो अपने को याद होता है, वो होता है लगभग 24.41 डिग्री होता है। तो वो अपन इसको डायरेक्ट यहां पे लिख देंगे, तो 24.41 डिग्री, ठीक है। बाकी इतना सा निकाल के आते हो आप आंसर तो भी सही है, और अगर आपको याद हो इसका वैल्यू तो आप आगे इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है भाई। ये कैसे लिखा था वास्तव में, ये इससे लिखा था साइन इनवर्स, यहां पर सेम टू सेम, और अंदर में इसका पूरा लिख सकता हूं साइन और 24.4 डिग्री, ठीक है। तो फिर ये साइन इनवर्स से साइन कट गया था और ये रिजल्ट इस तरीके से थीटा सी का आया, ठीक। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है भाई, तुम्हारे पास मान लीजिए एक मीडियम ले लिया मैंने, इधर ये माध्यम हो गया और यहां पर इधर हो गया निर्वात, ठीक है। तो माध्यम से निर्वात में कोई पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, जिसके लिए क्रांतिक कोण यानी थीटा सी का मान कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n है। तो अब इस माध्यम में वेग पूछा है, क्या पूछा भाई, वेग किसका, प्रकाश का। तो वेग मान लीजिए v है, अपवर्तनांक n है। तो वेग निकालने के लिए आपको पता है आपके पास अपवर्तनांक होना चाहिए, क्योंकि इधर तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है c, तो अपन ये लगा सकते हैं n बराबर होता है c/v। तो वेग निकालने के लिए अगर अपने पास अपवर्तनांक हो जाए इसका, तो आप वेग निकाल सकते हो। तो और अपवर्तनांक निकालना है तो हम यहाँ पर पता आपको थीटा सी दे रखा है यानी क्रांतिक कोण दे रखा है, तो पहले अपन अपवर्तनांक निकाल लेते हैं, फिर उस अपवर्तनांक की सहायता से वेग निकाल लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन लेते हैं। तो चूंकि थीटा सी बराबर होता है तुम्हारे पास साइन इनवर्स 1/n,
ठीक है, तो यहां से अब n का मान निकालना तुम्हें, तो साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा सी बराबर हो जाएगा 1/n, तो n बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा सी। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1/sin थीटा सी का मान कितना है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 रखोगे तो n इक्वल टू 1/1/2 यानी कि 2 पर चला जाएगा, तो n इक्वल टू हो गया 2, यानी इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो गया, 2 हो गया। अब जब 2 हो गया तो अब अपने को क्या निकालना, वेग निकालना। तो चूंकि हम जानते हैं कि n बराबर होता है c/v, तो v बराबर क्या हो जाएगा, c/n, तो v बराबर c का मान 3 × 10⁸ होता है, डिवाइडेड बाई v का n का मान यहां पर ये निकला हुआ 2, भाग लगा दीजिए 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारे पास वेग हो गया, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई, पॉज करके इसको उतार लीजिए अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द्रव दिए हुए तुम्हें, दो द्रव x और y नाम से हैं, उनमें प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्रमशः 3500 एंगस्ट्रम तथा 7000 एंगस्ट्रम है, तो क्रांतिक कोण का मान निकालना है। यानी आपको दो द्रव दे रखे हैं, तो मान ले मैं यहां बना देता हूं, ऊपर बोल दिया द्रव x और नीचे बोल दिया द्रव y। ठीक है, कोई भी ले सकते हो आप, y को ऊपर ले सकते हो, x को नीचे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उनमें क्रमशः, तो x में तो कितनी है भाई 3500 लेमडा का मान 3500, ठीक है, और यहां पर लेमडा की मान है 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, तो ये आपके पास दे रखा, तो आपको पूछा गया है कि प्रकाश का क्रांतिक कोण कितना होगा। तो आपको दे रखा है लेमडा, ठीक है, x के लिए दे रखा है, और लेमडा y के लिए दे रखा है। x के लिए 3500 हो गया और y के लिए तुम्हारे पास हो गया 7000 एंगस्ट्रॉम। और फिर फाइंड आउट में पूछा है आपके पास क्रांतिक कोण यानी थीटा सी का मान पूछा गया। ठीक है, अब आपको देखो क्रांतिक कोण पूछा गया है, इसका मतलब यहां पर कौन सी घटना घटित हुई है, आपके पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट क्रांतिक कोण का अगर फॉर्मूला लगाएं तो क्रांतिक कोण के फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, साइन इनवर्स होता है n आपके पास r/n/d, ये आपने पढ़ रखा है, जहां nr होता है विरल माध्यम का अपवर्तनांक और nd होता है सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, लेकिन चूंकि यहां पर दोनों नहीं दे रखे हैं, तो अब यहां से अपन थीटा सी का मान मुश्किल है निकालना। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था इसी को आगे कि इनकी जगह आप ये भी तो ले सकते हो कि साइन इनवर्स आपने पढ़ा था लेमडा d/लेमडा r, ये भी पढ़ा था। ठीक है, ये फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था, जहां लेमडा डी क्या होता है, लेमडा डी होता है सघन माध्यम का तरंग दैर्ध्य और लेमडा आर होता है विरल माध्यम का तरंग दैर्ध्य। अब अपन ने पढ़ा था कि सघन जो माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल होती है कम, तो तरंग दैर्ध्य भी क्या होता है कम, क्योंकि तरंग दैर्ध्य होता है ना लेमडा, वो समानुपाती वेग होता है यानी चाल होता है। तो जिस सघन माध्यम की बात करें तो सघन में वेग होगा कम, तो तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाएगा कम। इसका मतलब कौन सा तरंग दैर्ध्य कम है दोनों में से, 3500 कम है, तो ये कौन सा माध्यम हो गया तुम्हारे पास सघन, और ये वाला कौन सा हो गया विरल। तो ये वास्तव में लेमडा आर हो गया और ये वास्तव में लेमडा डी हो गया। ठीक है, तो लेमडा डी का मान 3500 आ गया, तो यहां मैं ये भी लिख सकता हूं लेमडा डी और यह लिख सकता हूं लेमडा आर। ठीक है भाई, तो यहां से प्रकाश इस तरीके से आ रहा है और इसी में वापस जा रहा है, यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, थीटा सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स लेमडा डी का मान कितना है भाई 3500 डिवाइडेड बाई 7000। ठीक है, 200 से 200 चले गए, भाग लगाएंगे तो 35 दूना 70, तो यहां पर थीटा सी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स और अंदर बच गया 1/2। अब 1/2 को क्या लिख सकता है तू लिख सकता है साइन 30 लिख सकता है, तो क्या हो जाएगा थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स और अंदर लिख देंगे साइन 30 डिग्री। तो ये साइन से साइन इनवर्स कट गया, तो थीटा सी इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, यानी क्रांतिक कोण कितना है इसके लिए 30 डिग्री। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखते हैं। तो उसमें पहला उदाहरण है आपके पास जो ऑप्टिकल इल्यूजन के नाम से जाना जाता है, यानी दृष्टि भ्रम। इसमें क्या होगा, कोई वस्तु का जो रियल में वहां पर नहीं होगी फिर भी उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। इसमें पहला भ्रम आता है आपके पास मरीचिका या मृग मरीचिका, जिसको इंग्लिश में मिराज बोला जाता है। ये कहां पर होता है, ये वास्तव में रेगिस्तानी इलाकों में होता है। रेगिस्तानी इलाके गर्म प्रदेश होते हैं, रेगिस्तानी इलाके बोल दो या फिर गर्म जो प्रदेश होते हैं वहां पर ये इल्यूजन होता है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को दूर स्थित किसी बिंब का उल्टा प्रतिबिंब उसी के जस्ट नीचे दिखाई देता है, जिससे उसको लगता है कि मान लो वहां पर पानी होगा।
ठीक है। ऐसा अपने पास दैनिक जीवन में जब अपन गर्मियों के दिनों के अंदर सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो सड़क पर भी आपको कभी कभी आगे की तरफ चमकती हुई नजर आती है, ऐसा लगता है जैसे कि वहां पर पानी गिरा हुआ हो, लेकिन जब जैसे पास में जाते हैं सड़क के तो वहां पर पानी नहीं होता है। तो इसको बोला जाता है मरीचिका। ये गर्म प्रदेशों में होता है। तो इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। तो गर्म प्रदेशों में क्या होता है, जो मरुस्थल होता है, जो धरातल होता है, धरातल बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसके आसपास की जो वायु है, मान ले मैं एक लाइन खींच देता हूं यहाँ पर, ये एक डॉटेड जो लाइन खींची, इसके नीचे की जितनी भी वायु है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके, सतह के। तो सतह गर्म है तो ये वायु भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और जब गर्म वायु होती है तो कण दूर दूर जाएंगे तो विरल हो जाएगी, अर्थात अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम। तो इधर की वायु कौन सी हो गई, ये विरल हो गई, यानी धरातल के जस्ट ऊपर की वायु हो गई विरल। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ठंडी वायु मिलेगी, तो वहां पर कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। तो देखो वायु के अंदर भी दो माध्यम डिवाइड हो गई, ऊपर की वायु है सघन और धरातल के नजदीक वाली वायु कैसी हो गई, विरल। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप दूर स्थित किसी भी वस्तु को देख रहे हो, जैसे कि मान लीजिए एक शेख है और ये इस ऊंट को देख रहा है, कैमल को देख रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो ऊपर की वायु सघन हो गई, नीचे की वायु विरल हो गई। तो जैसे ही यहां से कोई प्रकाश की किरण आएगी इस तरीके से, ठीक है, वो वास्तव में देखो कौन से माध्यम से कौन से में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। और यहां पर जब ये बिल्कुल पर्याप्त दूरी पर होगा तो यहां पर जो एंगल आई होगा वो ग्रेटर देन थीटा सी होगा, अर्थात क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर इस तरीके से आपके पास ये प्रकाश यहां पहुंचेगा। और ये प्रकाश ऐसे पूछेगा तो इसको लगेगा, इससे को लगेगा कि ये प्रकाश इस जगह से आ रहा है। ऐसी कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट था और ये इसका इमेज दिखेगा। जबकि रियल में देखो इमेज कब दिखता है, नीचे जब पानी होता है, लेकिन यहां पर पानी नहीं, फिर भी आपको इस ऊंट के जस्ट नीचे एक ऊंट का इमेज दिखेगा। तो इससे को लगेगा कि यहां पर क्या है भाई, पानी भरा हुआ है, तभी इस ऊंट की उसमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो एक दृष्टि भ्रम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो यहां से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, बस सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि मरीचिका का कारण क्या, तो आपको बताना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसी तरीके से अपन यहां देखते हैं लूमिंग। ये लूमिंग ठंडे प्रदेशों में होता है, यहां मैं लिख देता हूं गर्म प्रदेश, गर्म प्रदेशों में, ठीक है, या रेगिस्तान भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये किसमें होता है भाई, ठंडे प्रदेशों में, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र बोल देंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो यहां से ये भी आ सकता है कि जो लूमिंग होता है वो कौन से क्षेत्र में होता है, ध्रुवीय क्षेत्र में, और जो मरीचिका बनती है वो कहां बनती है, रेगिस्तान या गर्म प्रदेशों में। इसमें जस्ट उल्टा होगा, ठंडे प्रदेशों में क्या होगा, जो बर्फ या फिर जो पानी की सतह है उसके आसपास की जो वायु होगी वो सघन होगी और इसके जो ऊपर की वायु होगी विरल होगी। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मान ले इस व्यक्ति को एक कोई नाव दिख रही है बहुत दूर, तो वहां से जब प्रकाश की किरण आएगी, देखो सघन से किस में जा रही है, ये नीचे का सघन, ये विरल, तो सघन से विरल में जा रही है। यहां पर भी आई का मान ग्रेटर देन थीटा सी होगा पर्याप्त दूरी के लिए। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रकाश की किरण आपको इस तरीके से यहां पर पहुंचेगी, यानी पूर्ण आंतरिक यहां पर परावर्तन हो जाएगा ऐसे। तो ये इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो यहां से आती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में इस नाव का उल्टा वायु में उल्टा लटका हुआ प्रतिबिंब दिखाई देगा, ये लूमिंग होता है, ठीक है। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं हीरे का चमकना। अगला उदाहरण है हीरे का चमकना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो देखिए हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो ज्यादा होता है। हीरे का अपवर्तनांक याद रखना आपको 2.41 होता है। और हीरे के लिए जो दो क्रांतिक कोण होता है थीटा सी, वो होता है 24.41 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आती है, ठीक है। तो देखो ये मैंने डायमंड लिया है। डायमंड जो होता है वो आसपास के वातावरण यानी वायु की तुलना में सघन हो गया, और आसपास वायु है तो ये क्या हो गया, तुम्हारे पास विरल माध्यम हो गया, ठीक है। तो हीरे की बनावट इस प्रकार से होती है, यानी हीरे को इस प्रकार से काटा और तराशा जाता है कि अगर मान ले इसमें एक बार प्रकाश एंटर हो गया, ठीक है, यहां से एक प्रकाश एंटर हो गया, तो देखो ये विरल माध्यम है, ये सघन, तो एक बार एंटर हो गया तो क्या होगा भाई, ये सघन के पास चली जाएगी प्रकाश की किरण। अब जब अंदर जो प्रकाश होगा, अंदर देखो सघन माध्यम है और बाहर कौन सा माध्यम हो गया, विरल। तो अब इस प्रकार से इसकी कटिंग होती है कि अब ये जो प्रकाश की किरण है अंदर जो है वो हमेशा इस सामने वाली सतह पर I इज ग्रेटर देन थीटा सी पर ही इंसाइड आपतित होगी। यानी इस प्रकार से इसकी कटिंग की जाती है कि प्रकाश की किरण एक बार जब हीरे में प्रवेश कर जाती है तो जितने भी इसके अंदर सतह होती है उन सतह पर हमेशा हीरे का जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर आपतित हो।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये देखो ये सघन और ये विरल क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। फिर यहां पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस प्रकार से हीरे में बार बार क्या होता जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और किसी विशेष दिशा से ही प्रकाश की किरण बाहर निकल पाती है, ठीक है। या मान लीजिए इस कोने से निकल रही है, कभी इससे, कभी चारों तरफ से नहीं निकल पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हीरे का जो सरफेस होगा वो आपको चमकीला या चमकता हुआ महसूस होगा। तो यह घटना किस पर आधारित हो गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो यहां पर ज्यादा कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सिंपली अपवर्तनांक और इसका क्रांतिक कोण याद रखना है, और पूछा जाता है कि हीरे का चमकना कौन सी घटना पर आधारित है, आपको याद रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। चलिए राइट डाउन कर लीजिए इसको। तो जो नेक्स्ट एंड लास्ट आपके पास जो उदाहरण है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि तंतु का मतलब एक रेशा है, धागा है, जिसकी जो साइज होती है वो अपने बाल से भी कम होती है, और ये जो धागा होता है वो आपके पास कांच का बन सकता है या फिर क्वार्ट्ज का बनता है, ठीक है। और इसकी सहायता से अपन, ये बिल्कुल धागेनुमा संरचना वायर है, ठीक है, इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, दृश्य संकेत हो चाहे आपके पास जो श्रव्य संकेत हो, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। जैसे जो अपना इंटरनेट होता है वो भी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही सर्वाइव होता है, ठीक है। तो वास्तव में क्या हुआ भाई, ये एक धागा हुआ जो किसका बनता है, कांच का या फिर क्वार्ट्ज तंतु है, ठीक है। और साइज कितनी है, बाल से भी कम, बाल से भी कम, अपना जो बाल है उससे भी कम पतला धागा होता है, ठीक है। और किस काम में आता है आपके पास, दृश्य या श्रव्य, दृश्य व बोल सकते हैं, दृश्य व श्रव्य संकेतों को के परिवहन में, ठीक है। आपके पास कोई भी सिग्नल है, चाहे वो दृश्य हो चाहे वो श्रव्य हो, इसको आप ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हो। इसके अलावा जो डॉक्टर लाइन होती है, वहां पर जो एंडोस्कोपी वगैरह होती है, उसमें भी आपके पास ऑप्टिकल फाइबर काम में लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्टिकल फाइबर किस प्रकार से काम करता है, तो पहला प्रश्न ये बनता है कि ऑप्टिकल जो फाइबर है वो किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो आपको बोलना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ये कैसे करता है, इसकी बनावट से आपको पता लगेगा। तो इसमें मैंने बताया है, इसमें दो जो पार्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पार्ट होता है कोर। ये जो कोर होता है वो आपके पास किसका बनता है, कांच का बनता है या फिर क्वार्ट्ज का बनता है, ठीक है। ये मैंने रेड कलर से जो बना रखा है, इसको कोर या क्रोड बोला जाता है। इसके जस्ट ऊपर आपके पास क्लेडिंग यानी अधिपटन चढ़ाया जाता है, जो आपके पास प्लास्टिक का हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्रोड का अपवर्तनांक होता है वो ज्यादा होगा, तो क्रोड कौन सा माध्यम हो गया, एक तरीके से सघन, ठीक है। और अपवर्तनांक लगभग इसका होता है 1.5, ठीक है। और जो क्लेडिंग होती है उसका अपवर्तनांक लिया जाता है कम, तो वो हो गया विरल माध्यम, ठीक है। विरल माध्यम हो गया 1.3 के अप्रोक्स होगा इसका अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये क्लेडिंग है, उसका अपवर्तनांक कम होगा, क्रोड का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, तो ये सघन और ये विरल, ठीक है। अब ये जो कांच लिया है उसका अपवर्तनांक मैंने बताया 1.5, इसका जो क्रांतिक कोण होता है थीटा, वो लगभग 41 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहां से प्रकाश को इस रेशे के अंदर 41 डिग्री से ज्यादा कोण पर आपतित करा दूं, यानी आई का मान यदि मैं ले लेता हूं ग्रेटर देन 41 डिग्री, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश जैसे ही जब एंटर करेगा, तो यहां पर मैं कितना ले लेता हूं, जो आई का मान है वो 41 से ज्यादा पर एंटर कराऊंगा, तो देखो ये सघन माध्यम हो गया और इधर ऊपर हो गया विरल माध्यम, तो यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में ये प्रकाश की किरण आगे ना जाकर इसी माध्यम में वापस ऐसे आ जाएगी। और ऐसी कंडीशन हो गई तो बिल्कुल सरल रेखा में चलती हुई यहां पर भी पुनः 41 डिग्री से ज्यादा कोण पर आपतित होगी, तो यहां पर भी पुनः इस तरीके से चली जाएगी। तो ये जो प्रकाश की किरण है वो जब एक सिरे से एंटर करती है तो वो अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जरिए से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। अब चूंकि यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो यहां पर इस प्रकाश की किरण की तीव्रता में और ऊर्जा में कोई भी कमी नहीं होगी। इसीलिए आपको दृश्य और श्रव्य संकेतों को ज्यादा दूरी या लंबी दूरी तक भेजने के लिए यह टेक्निक काम में ली जाती है। और अपना जो इंटरनेट होता है वो भी इस टेक्निक से ऑप्टिकल फाइबर के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। यहां से प्रश्न ये बनता है कि क्रोड का जो अपवर्तनांक होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, अधिपटन या क्लेडिंग का हमेशा क्या होता है, इसकी तुलना में कम होता है, ठीक है। और ये किस काम में आती है, ये आपके पास कोई भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के काम आती है, ठीक है। किससे बनी होती है, कांच या क्वार्ट्ज से बनी होती है। ये तंतु पूछा जाता है कि जो क्रोड होता है वो किससे बनता है, तो कांच और क्वार्ट्ज का बनता है, ठीक है। बाल से भी कम साइज होती है इसकी, और ये जो बंडल के रूप में बना के और इस प्रकार से
ऑप्टिकल फाइबर काम में थी, कहाँ कहाँ काम में आता है इसका, आपके पास चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम आता है, संचार के क्षेत्र में भी काम आता है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं अगले लेक्चर में उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।